हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापा में। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लासेस है ना। लगभग एक या दो क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं जो भारत का भूगोल है ना, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की मिट्टियां। यहाँ से आपको प्रश्न आपके पेपर में, जहाँ आपके है ना, कोई सा भी पेपर हो सिलेबस में आपके पास अगर भारत का या भूगोल दिया हुआ है ना, तो इस टॉपिक से प्रश्न आपको बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए, हमारी एक क्लासेस जो है ना, आपका जो साइंस का है, क्योंकि भविष्य में उसका पेपर आपको देखने को मिलेगा 2-3 महीने बाद। जो है परिचारक का है ना, परिवहन संरक्षण और परिमंडल परिवहन संरक्षण है ना, मंडल का जो पेपर है परिचारक का। ठीक है, उसकी क्लासेस ही आपकी थ्योरी के फॉर्म में चल रही है। बाकी सब क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है। और जिन्हें है ना पूरी तरीके से थ्योरी क्लासेस पढ़नी है, वो मुझे क्या करेंगे, टेलीग्राम में कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। और क्लासेस जो है, अगर पूरा थ्योरी आपको सब चीज एक एक चीज पढ़ना है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी के फॉर्म में, तो वो पेड क्लास रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपको पैसे क्या पे करने पड़ेंगे। ठीक, चलिए। खैर, यूट्यूब की एक क्लास है और यहाँ पर अभी देखिएगा हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सबको यहाँ पे डील करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उत्तर भारत है ना, जो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, तो उत्तर भारत के मैदानों में, ठीक है, उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, वहां पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की गांठें, जिसको क्या तो कंकड़ पाई जाती है, और जो बाढ़ बाढ़ के पानी से दूर ऊंचे स्थानों पर स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न को एक बार और पढ़ लीजिए। उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की गांठें, कंकड़ पाई जाती है, और जो बाढ़ के पानी से दूर ऊंचे स्थान पर स्थित होता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी भांगर, ऑप्शन सी तराई और ऑप्शन डी भाबर। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भांगर, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भांगर है। चलिए, अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, भांगर क्या होता है, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ना। भांगर के बारे में क्या याद रखने की, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। जबकि खादर जो है बिल्कुल नया है ना, एकदम तुरंत का ही क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। भांगर और खादर दोनों जलोढ़ मिट्टी हैं, लेकिन भांगर जो है पुराना हुआ है, पुराना हुआ रहता है, और खादर जो है बिल्कुल नया होता है। तो भांगर के बारे में याद रखना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर के बारे में नवीन है, एकदम नया जलोढ़ मिट्टी है। भांगर जो है ऊंचे स्थान पर बाढ़ का पानी जहां नहीं पहुंचता उन स्थानों पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और खादर जो है, ये जो है निचला स्थान जहां हर साल बाढ़ के पानी का क्या तो नवीनीकरण होता है। मतलब हर साल ऐसी जगह जहां पर क्या होता है, बाढ़ आता है, और वो पानी वहां पर और वो जो है वहां मिट्टी जो है ना, खादर के फॉर्म में आपको वहां पे हर साल क्या देखने को मिलती है, जमा रहती है। ठीक है। इसका मतलब ऐसा समझिए, जैसे कि बिहार में है ना कोसी नदी है, तो कोसी नदी के आसपास के इलाका में हर साल आपको बाढ़ देखने को मिलता है। तो बाढ़ अपने साथ दुनिया भर की मिट्टी को, कंकड़ को, पेड़ पौधों को ये क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है, लाके वहां पे छोड़ती है। तो हर साल इसका क्या नयापन देखने को मिलता है। एक वैसा स्थान जहाँ पर अचानक से बाढ़ आ जाए, है ना, उसके बाद पता चले 5-6 साल तक बाढ़ ही नहीं आ रहा है, तो उस स्थान की मिट्टी जो है पुरानी हो जाती है, उसी को क्या तो भांगर कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब देखिए, भांगर जो है चूंकि मिट्टी पुरानी हो जाती है तो कम उपजाऊ होता है, जबकि खादर जो है ना, एकदम नया होता है, इसी कारण ये क्या तो अत्यधिक उपजाऊ होता है। ठीक। भांगर में आपको कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति देखने को मिलती है, जबकि खादर में आपको मिट्टी होता है ना, मिट्टी गीली मिट्टी की जो होता है, उसको क्या तो दलदली मिट्टी की कहते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, गाद होता है। ठीक है, उसको क्या तो गाद कहते हैं। ये किसके बारे में है, खादर के बारे में। तो यहाँ पर आपको भांगर और खादर के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो ऑप्शन ही गलत है। खादर जो है क्या है, तो एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ये आपको याद रखना है, जो हर साल बाढ़ से क्या होता है, नया होते जाता है। भांगर के बारे में याद रखना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और भांगर में क्या तो कंकड़ पाया जाता है। तराई, भाबर दक्षिण में एक नम और दलदली क्षेत्र है ना। भाबर के ठीक नीचे क्या होता है, तो तराई होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है। जो भाबर है ना, भाबर के ठीक निचले हिस्से में क्या होता है, तो तराई होता है। और तराई कैसा होता है, एकदम दलदली होता है। ठीक है। एक ऐसा स्थान जहाँ क्या होता है, पानी बहुत कम होता है, और पानी बहुत कम होता है लेकिन सूखता नहीं है पूरी तरीके से।
वैसा ही होता है तराई। तो क्या, भाबर के ठीक नीचे आप तराई देखेंगे, ठीक। और भाबर जो है शिवालिक के पास कंकरीली और छिद्रपूर्ण बेल्ट है, ये याद रखना है। भाबर जो है, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, उसको ठीक नीचे कंकरीली है ना, जो ठीक है, जो कंकड़ वो होता है उस तरीके की कंकरीली देखने को मिलता है, और छिद्रपूर्ण बेल्ट है, ठीक। चलिए, ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। ढक्कन के पठार, ढक्कन का पठार कहने का मतलब क्या होता है, जो आपका मध्य प्रदेश के ठीक नीचे वाला इलाका है ना, जैसे गुजरात के ठीक नीचे से लेके यहाँ तक आपका, हाँ, उड़ीसा के ठीक नीचे वाला, ये पूरा हिस्सा क्या होता है, ढक्कन का पठार कहलाता है। तो ढक्कन के पठार में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है जो गीली होने पर क्या होती है, फूल जाती है ना, और चिपचिपी सी हो जाती है, और चिपचिपी सी हो जाती है, तथा सूखने पर उसमें गहरी दरारें पड़ती हैं, है ना, और इसे स्वतः जुताई कहा जाता है। देखिए, आपको क्या देखने को मिलता है कि ढक्कन के पठार में एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि वहां की जो मिट्टी है ना, वह मिट्टी क्या होती है, जब पानी मिलता है तो गीला हो जाता है, और गीला होने के बाद वो फूल जाती है, फूलने के बाद वो चिपचिपापन आता है ना, और जैसे उसको छुए हुए थे क्या होता है, हाथ में चिपकता है रबड़ जैसा, ठीक है, रबड़ जैसे गम है ना, इस तरीके का। और उनमें से क्या दरारें आपको देखने को मिलती है। तो कौन सी मिट्टी में इस तरीके की क्रिया होती है, ठीक है, और उसको देख के ऐसा लगेगा कि वो मिट्टी खुद से ही क्या है, तो जुता हुआ है ना। जैसे आप क्या करते हैं, धान बोने के पहले मिट्टी खेत की जुताई करते हैं ना, उसी तरीके की। तो ऑप्शन सी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, आपका यह सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या, तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये जो काली मिट्टी होती है ना, ये सबसे पहले क्या करती है, नमी को सोखती है, और जैसे ये नमी की सोखती है, उसमें क्या होता है, हल्का गीलापन आता है, जिसके कारण वो फूल जाता है। और चूंकि मिट्टी की क्वालिटी ही ऐसी है, काली मिट्टी की, कि उसमें चिपचिपापन की उसकी विशेषता है, ये याद रखना है। उसके बाद जब उसमें धूप पड़ता है तो उसमें नमी जो है ना, उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। मतलब जब धूप पड़ता है तो वो सूखता है, पानी का क्या होता है, ठीक है, पानी का वाष्पीकरण होकर वो हवा में उड़ जाता है ना। वाष्पीकरण होके वो क्या हो जाता है, हवा बन के उड़ जाता है। तो जिसके कारण वो क्या सूखता है और गहरी दरारें बनती हैं, ठीक है। और इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है स्वतः, है ना, उसमें क्या करता है, मिट्टी में प्रवेश करता है, और दरारें, है ना, स्वतः क्या होता है, ऑक्सीजन इसी दौरान मिट्टी में प्रवेश करता है, और उसकी जो दिखाई हो जुताई के समान दिखाई देती है। ठीक, अगला आपको याद रखना है कि काली मिट्टी जो है ना, किससे, तो ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों से निर्मित है, ठीक। काली मिट्टी ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों से निर्मित है। और काली मिट्टी के बारे में याद रखना, कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है ना। काली मिट्टी के बारे में क्या याद रखना है कि कपास की खेती के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऑप्शन सी हम लोगों का सही उत्तर हो गया, क्ले, है ना। क्ले आप लोगों ने इसका नाम कई बार सुना होगा, है ना, बहुत बार आप लोगों ने इसको विज्ञान में पढ़ा होगा। मेरे ख्याल से 5वीं क्लास से ही कई बार पढ़ा होगा, है ना। तो क्ले, मोन्टे, मोरिलियोनाइट, ठीक। तो क्ले की अधिकता के कारण ये क्या करता है, नमी धारण करता है और दरारें बनाता है, ठीक। तो ये चीज याद रखना, नमी धारण किसके करता कारण करता है, और दरारें किस कारण आती है, तो क्ले की अधिकता के कारण। लाल मिट्टी के बारे में याद रखना है कि आयरन ऑक्साइड के कारण ये क्या होती है, लाल होती है। कोई भी मिट्टी लाल दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। लेकिन लाल मिट्टी के बारे में एक चीज याद रखना है, ये सिकुड़ती या फूलती नहीं है ना। लाल मिट्टी के बारे में क्या याद रखना है कि इसमें सिकुड़न और फूलने जैसा नहीं होता है। लेटेराइट जो है अत्यधिक निच्छालन लीची से बनती है ना। लेटेराइट मिट्टी अब किस कंडीशन में बनती है, किस प्रक्रिया के तहत, तो याद रखिएगा, निच्छालन। मतलब एक मिट्टी एक जगह पे रखा हुआ है, उसमें बार बार क्या हो रहा है, अवक्षरण हो रहा है, ठीक है। मतलब बार बार उसको क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसी प्रक्रिया के दौरान क्या, लेटेराइट मिट्टी बनता है। मरुस्थली मिट्टी, इसमें देखने को क्या मिलता है, मरुस्थल में जाओगे तो रेत देखने को मिलता है, ये रेतीली मिट्टी होती है, ठीक। और इसको जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसीलिए रेतीली मिट्टी में क्या है, जल धारण करने की क्षमता नहीं होती, इसी कारण उसमें धान, गेहूं वगैरह इन सब चीज को नहीं उगाते हैं, ठीक है। क्योंकि रेतीली मिट्टी में आप उन पौधों को नहीं लगा सकते जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए अब, ये आपका अगला प्रश्न है। इसके बाद आर्कियन, ठीक है, एक मिनट। जो आर्कियन ग्रेनाइट है, ठीक है, आर्कियन ग्रेनाइट चट्टान होती है। तो आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानों पर विकसित लाल मिट्टी का रंग लाल से पीला किस कारण होता है, ये आपको बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा।
आर्कियन मिट्टी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आर्कियन युग भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानों पर जो लाल मिट्टी बनती है वो लाल से पीला किस कारण होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ह्यूमस की अधिकता, ऑप्शन बी जल की उपस्थिति या जल योजन, ऑप्शन सी लौह ऑक्साइड का क्षालन, और डी नाइट्रोजन की कमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जल की अधिकता या जल योजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए तो देखिए लौह ऑक्साइड ये किसका कारण होता है, लाल रंग के कारण। लाल रंग का कारण क्या होता है, लौह ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। और जब इसमें पानी का दोनों को मिलता है ना, जब लोहा और पानी आपस में मिलते हैं तो ये जल योजन हाइड्रेट फॉर्म में क्या तो पीला रंग देते हैं। ठीक है, इसी कारण मिट्टी अगर लाल है और उसमें हाइड्रेट लेवल तक पानी अगर अच्छे से मिल जाए तो आपको पीला रंग का दिखाई देता है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब ना यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पे, ठीक है, इन सब बातों को याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हाइड्रेट रूप में भी हम मिट्टी पीली दिखाई देती है। नाइट्रोजन की कमी से रंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ये याद रखना है ना। नाइट्रोजन की कमी से मिट्टी के रंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी की विशेषता क्या है, इसमें क्या होता है, क्षालन के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, और जो ये लाल मिट्टी होती है ना, इसमें ह्यूमस की कमी होती है, ये याद रखना। लाल मिट्टी में क्या तो ह्यूमस की कमी होती है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि उच्च तापमान, है ना, और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन आपको देखने को मिलता है किसमें, मिट्टी में। तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सी मिट्टी बनती है जो सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है, जो सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब तापमान जिस एरिया में बहुत ज्यादा होता है उस एरिया में अगर बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है तो इसमें मतलब क्या होगा कि मिट्टी का जो क्षरण है वो बहुत तेजी से होगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, विज्ञान की भाषा में निच्छालन कहते हैं। हाँ, तो निच्छालन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वो मिट्टी क्या होती है, जब सूखती है तो ईंट की तरह क्या होती है, कठोर होती है। वो मिट्टी कौन सी है, ए लवणी मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी पर्वतीय मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। क्या तो लेटेराइट मिट्टी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। देखिए टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए और बारिश भी ज्यादा होनी चाहिए। जब दोनों चीजें होगा तो मिट्टी का जो लीचिंग है वो क्या होता है, बहुत तेज गति से होता है। क्योंकि बहुत तेज गति से उसका क्षरण होता है तो उसमें उपस्थित सिलिका क्या होती है, बह जाती है। और बह जाने के बाद जो है लोहा और एल्यूमिनियम जो है शेष बचता है। क्या तो लोहा और एल्यूमिनियम जो है मिट्टी में शेष बचता है, और यही क्या होता है, तो लेटेराइट होता है। ठीक है, इतनी डिटेल में आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपके सिलेबस के एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप मुझे टेलीग्राम में जुड़ के, है ना, कांटेक्ट करिएगा। वहां से मैं आपको थ्योरी की क्लासेस, थ्योरी के फॉर्म में क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन वो पेड रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब देखिए, अब लेटेराइट मिट्टी का उपयोग जो है ईंट निर्माण में, जो घर अब बनाते हैं उसके, एक मिनट, है ना, सॉरी। देखिए लेटेराइट मिट्टी है, इसका उपयोग आप लोग ईंट के निर्माण में, है ना, जो भवन निर्माण जो सामग्री है, मतलब घर बनाने के लिए जो आप लोगों को उपयोगी, ठीक है, चीज चाहिए वो होता है, वो लेटेराइट मिट्टी से आपको मिल सकता है। और उसके बाद आपको याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी जो है ना फसल में चाय और काजू बागान के लिए उपयुक्त होता है। लेटेराइट मिट्टी के लिए क्या याद रखिएगा, चाय की खेती और काजू की खेती करने के लिए लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। लेटेराइट जो है लैटिन शब्द लेटर ईट से बना हुआ है। लेटेराइट जो है लैटिन शब्द लेटर ईट से बना हुआ है, और लेटेराइट के बनता है उसके कारण केवल केवल निक्षालन होता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे और देखते हैं, जो लवणी मिट्टी होती है ये आपको शुष्क और खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जो जिसमें ऐसी मिट्टी जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा होती है वो कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं हो रही हो, और एक ही जगह पे, मान लीजिए तो एक थोड़े से जगह पे क्या होता है, वो पानी वहां पे स्टोर हो गई हो। तो पानी जब एक जगह स्टोर हो जाता है ना तो उसमें लवण की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, लेकिन पानी जब बहते रहता है तो लवण भी उसके साथ बहते हुए आगे निकल जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो जो लवणी मिट्टी होती है ना, वो शुष्क क्षेत्र तथा खराब जल निकासी से बनता है।
उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है। ठीक है, जो जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है, नदी अपने साथ जितने भी मिट्टी, थोड़ा बहुत कंकड़ पत्थर छोटा छोटा, ठीक है, इस तरीके की चीजों को जब बहा के लाती है तो जो अवसाद बनता है, जो अवसाद, ठीक है, एक जगह से बहा के लाने पर दूसरे जगह पे रुकता है, वही क्या कहलाता है, आपका जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। और जो पर्वतीय क्षेत्र में आपको मिट्टी देखने को मिलता है उच्च ढलानों पर, है ना, पर्वत तो आपको क्या ऊंचा दिखाई देना है, देख, पर्वत जो है आपको क्या तो ऊंचा दिखाई देता है ना, क्योंकि ऊंचा होता ही है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि पर्वतीय मिट्टी जो है उच्च ढलानों पर, इसमें क्या देखने को मिलता है, तो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर ये बनी होती है। ठीक है, तो जो पर्वतों में जो मिट्टी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें क्या तो कार्बनिक पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप देखिएगा जहाँ पे, है ना, जहाँ पे जैसे फूड का पहाड़ हो गया हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, कोरबा वाले कोरबा में, वहां से बक्साइड निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा बड़े बड़े मतलब जो जंगल होते हैं, है ना, थोड़े पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां से आपको क्या होता है, कोयला का, है ना, खनन होता है। ठीक है, उसी प्रकार बेलाडीला और पाही जहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको लोहे का निष्कासन देखने को मिलता है। ठीक है, आयरन वहां से निकाला जाता है। तो इसी कारण, क्यों, क्योंकि वो सभी क्या है, तो कार्बनिक पदार्थ हैं जी। ठीक है, वो सभी क्या है, तो कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ में जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, चाहे कार्बन हो, आपका कोयला हो, कोक हो, ठीक है, लोहा हो, या आपका देखा जाए ये पेट्रोल हो, ये ऐसी जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, खैर पेट्रोल का जो जीवाश्म अलग होता है, समुद्री तल पे ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, लेकिन जितने भी अन्य कार्बनिक पदार्थ हैं जैसे बक्साइड हो गया, इन सब चीजें वहाँ वो कहाँ देखने को मिले, पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि अगर आप सिंचाई बहुत ज्यादा करते हैं और आपकी जल की जो निकासी है, मतलब आप क्या करते हैं खेत में, ठीक है, मान लीजिए आपके एक खेत है, वहां पर उस खेत को आप सिंचाई बहुत ज्यादा दे रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन वहां से पानी क्या हो जा रहा है, उसी स्थान पर रुक जा रहा है, पानी बह नहीं रहा है, पानी किसी दूसरे स्थान पे नहीं जा रहा है। इसीलिए बोला है अत्यधिक सिंचाई और खराब जल निकासी के कारण मिट्टी के ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। मैं क्या बोला हूँ, जब तक पानी एक जगह रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, नमक की मात्रा, लवण की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर पानी क्या है, बह रहा है, तो लवण उसके साथ क्या हो जाता है, बह जाता है। ठीक, तो इसे क्या ऊसर और रेह मिट्टी के नाम से जानते हैं। और इस क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए खेतों में क्या मिलाया जाता है, ये आपको बताने हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। अत्यधिक सिंचाई करने और खराब जल निकासी के कारण मिट्टी की ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। ठीक, ये ऊसर या रेत कहलाता है। इस क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए खेतों में क्या मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। ए यूरिया, बी चूना पत्थर, सी जिप्सम और डी पोटास। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिप्सम। ये आपका क्या तो सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर है कि जिप्सम जो है क्षारिक या सोडिक एसिड होता है। अब नहीं, एसिड ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, जिप्सम जो है क्या है, ठीक है, जैसे कि क्षारीय या सोटिक होता है। एसिड कहने का मतलब ऐसा है, जो पीएच वैल्यू होता है उसमें एसिड और बेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ऐसा, वो समझने के लिए था। तो जिप्सम किस प्रकार का वैल्यू क्रिएट करता है, तो ये क्षारी होता है, क्षारी सोडिक होता है, जो सोडा बोलते हैं ना वैसा ही। तो मिट्टी को सुधारने के लिए सबसे प्रभावी रासायनिक उपाय है क्या करना, जिप्सम को मिलाना। ठीक है, यूरिया क्या देता है, तो यूरिया नाइट्रोजन प्रदान करता है मिट्टी को, तथा लवणता, जो लवण की मात्रा होती है ना, नमक की मात्रा मिट्टी में, उसको ठीक नहीं करता है, ये याद रखना। यूरिया क्या करता है, केवल केवल नाइट्रोजन प्रदान करता है। ठीक है, जो चूना होता है ना, चूना क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ये मिट्टी को ठीक करने का काम करता है। ठीक है, मिट्टी को क्या तो ठीक करने का काम करता है। पोटास क्या है, एक उर्वरक है, और पोटास देने से क्या होती है, इसकी कमी को क्या मिट्टी दूर करती है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखिएगा, आप ये मान लीजिए आपका ये पूरा क्या है, खेत है। इस खेत में आप कई बार सिंचाई कर रहे हैं और पानी यहाँ से अच्छे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, पानी यहाँ पे रुक जा रहा है। तो होगा क्या, तो इसके कारण जो मिट्टी में जो नमक की मात्रा होती है वो क्या आ जाएगी, पानी के फॉर्म में ऊपर आ जाएगी, और इसी में मिट्टी में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिससे धान की उत्पादकता प्रभावित होगी और अच्छे से उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसको ठीक करने के लिए इसमें क्या तो हमें जिप्सम मिलाना पड़ेगा। जिप्सम कैसा होता है, तो याद रखिएगा बेसिक बेस बेस फॉर्म में होता है। बेसिक टाइप का ये करेक्टर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेसिक कहने का मतलब क्या है आपका, क्षारी, है ना, बेस 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 की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और उसी प्रकार जब इसमें क्या हो, क्षारी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग अम्ल मिलाते हैं। अम्ल में किसको मिलाते हैं, तो चूना को। ठीक है, जिसको क्या तो आप लोग लाइम कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है।
मृदा परिच्छेदिका के किस स्तर, है ना, किस हॉरिजन पर जैविक पदार्थों और ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ये आपको बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ओ हॉरिजन, है ना, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है, इसके पहले। ए बी ए हॉरिजन, सी बी हॉरिजन, और ऑप्शन डी सी हॉरिजन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओ हॉरिजन, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सही उत्तर तो ओ हॉरिजन है। इसमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूमस और जैविक सामग्री से ये बना होता है, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, ये वाला जो हिस्सा है पूरा मिट्टी का स्तर है। ठीक है, मिट्टी का पूरा ये क्या है तो स्तर है। तो मिट्टी का ये वाला जो स्तर है ना दोस्तों, ये वाला केवल और केवल ऊपरी हिस्सा, है ना, केवल और केवल ये क्या जो ये ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर शीर्ष जैविक परत आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक लेयर और ह्यूमस देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला, ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, टॉप साइड खनिज और जैविक पदार्थों का मिश्रण आपको कहाँ देखने को मिलता है, याद रखना है इस वाले हिस्से में। इसको क्या तो ओ ए होरिजन के नाम से जाना जाता है, क्या तो ए होरिजन के नाम से जाना जाता है, टॉप साइड। ठीक है, उसके बाद टॉप साइड के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, ये पूरा, ठीक है, ए होरिजन के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको बी होरिजन के नाम से जानते हैं। और बी होरिजन को क्या तो सब सॉइल कहा जाता है। बी होरिजन को क्या तो सब सॉइल, और इसमें आपको क्ले और खनिजों का क्या तो संचय देखने को मिलता है। इस पूरे हिस्से में क्ले और खनिजों का संचय देखने को मिलता है। ये जो है ये वाला है ना, ये जो है ये वाला, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं सी होरिजन। सी होरिजन, यहाँ अपेक्षित मूल चट्टान आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ अपक्षयित मूल चट्टान आपको देखने को मिलते हैं। और इसका सबसे निचला सिर आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है, कभी पूछा जाए तो ये आर होरिजन कहलाता है, क्या तो आर होरिजन। सबसे पहला ओ होरिजन होता है, इसको यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक लेयर बहुत ऊपर में और ह्यूमस देखने को मिलता है। ए लेयर में आप इसको टॉप सॉइल कहते हैं, बी लेयर को जो होता है इसको सब सॉइल कहते हैं, सी जो है इसमें अपक्षयित मूल चट्टान आपको देखने को मिलता है, और आर होरिजन सबसे निचला स्तर होता है। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि मिट्टी के हालिया अध्ययन जो न्यू डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा फॉर रिसर्च के फॉर्म में, वहां पे आपको देखने को मिलता है कि फसलों के उत्पादन को प्रभावित करने वाले किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाती है, ये बताना है आपको। ए आयरन, कॉपर और मैग्नीज, बी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, सी सल्फर, जिंक और बोरान, और डी कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सल्फर, जिंक और बोरान, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिएगा हाल ही में जो शोध किया गया, जो रिसर्च किया गया है ना, आपके मिट्टी को लेकर, तो इसमें, ठीक है, तो इसका जो रिसर्च है उसके बारे में आपको देखना है कि 28 राज्यों में, भारत के सभी 28 राज्यों में मृदा का क्या तो परीक्षण किया गया। सल्फर, जिंक और बोरान में सबसे ज्यादा कमी एक कॉमन 28 राज्यों में आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कमी इनका ही आपको देखने को मिलेगा, सल्फर, जिंक और बोरान का। और कम कमी आपको आयरन का, मतलब आयरन सभी जगह अच्छे मात्रा में उपलब्ध है, ये आपको देखने को मिलता है। साथ ही कॉपर और मैग्नीज ये भी अच्छे मात्रा में आपको इन 28 राज्यों में देखने को मिलते हैं। बहुपोषक तत्वों की कमी न केवल फसल के पैदावार को कम करती है, उत्पादन को कम करती है, बल्कि मनुष्यों और जानवरों में कुपोषण का भी कारण बनता है। देखिए हम लोग जो चीज खाते पीते हैं ना, उसी से हमारा शरीर क्या होता है, पूरा डेवलपमेंट होता है, उसी के अनुसार हमारा बॉडी क्या है तो रिएक्ट करता है। अगर आप अच्छा खाओगे, ठीक है, सेहतमंद वाली चीज खाओगे, सेहत बनेगा। ठीक है, अगर आप ऐसी चीज खाओगे जो सिर्फ खाने के लिए, ठीक है, सेहतमंद नहीं है ना, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उससे क्या है आपका बॉडी अच्छा नहीं बनेगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक है। अब इसके बाद कुछ और चीज देखते हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रॉन्स। नहीं नहीं, इसके बारे में भी, है ना, फिर पीछे जाना पड़ेगा मेरे को देखने। जैसे कि यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये क्या होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रॉन्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है वो क्या है तो याद रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रॉन्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। और ऑप्शन डी है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना,
कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है यह क्षारीय और लवणीय मिट्टी के लिए क्या करता है, समस्या से संबंधित है ना। क्षारीय और लवणीय मिट्टी के लिए क्या है, समस्या से संबंधित है। समग्र सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें भी उपस्थित नहीं होता है। तो खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्रोन्यूट्रॉन्स के फॉर्म में आपको याद रखना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को याद रखना है। साथ ही 28 राज्यों के मिट्टी परीक्षण में ठीक सल्फर, जिंक और बोरान की सबसे अधिक कमी पाई गई, ये भी याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए। और वैसे कल का है ना डेली करंट अफेयर का क्लास आपको मिला नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ठीक है आज एक करंट अफेयर की क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। हाँ, और एक चीज और, जिनको मेरे से पढ़ना है ना, बहुत डिटेल में पढ़ना है, वो काम कर सकते हैं, वो टेलीग्राम में जुड़े, वहां से मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं पेड ठीक है क्लासेस उनको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।